वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रोसेस, और ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये यूनिट जो है इसको अब CSIR ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिविजुअली इग्नोर करना एज इन कि इस यूनिट के क्वेश्चन नहीं देते हैं वो देते हैं यूनिट 5th के अंदर, यूनिट 6th में, यूनिट 2nd में, यूनिट 3rd में, यूनिट 1st में, यूनिट 4th में, यूनिट 8th में, यूनिट 10th में और यूनिट 13th में मिक्स करके। तो वो पर्टिकुलरली इस टॉप सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते, बट हाँ उनको ये टेस्ट करना है कि आपका ये फंडामेंटल प्रोसेस जो है वो क्लियर है या नहीं। अगर आपका ये क्लियर है बेस, तभी आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो दूसरी यूनिट्स के अंदर, और वहीं पे ही टेस्ट होता है आपका। तो क्वेश्चन ऐसे 3rd यूनिट के नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये 13th का है, बट सारा कंसेप्ट 3rd यूनिट का है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि आप में से मोस्टली लोग जो रिसर्च में जाओगे वहाँ पे हर जगह काम आती है फंडामेंटल प्रोसेस, क्योंकि फंडामेंटल है ना, हर चीज़ का बेस यही बनाते हैं। तो आई होप मोस्ट लोग जो हैं कौन किस किस में रिसर्च करना चाहता है आगे जाके। टेल मी योर टॉपिक्स कि ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है। इकोलॉजी, ओके, यस, इकोलॉजी में फंडामेंटल बहुत काम आती है। वैक्सीन में भी, यस, वैक्सीन में तो सारा खेल ही इसी का है, RNA DNA। ऑन्कोलॉजी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, जैसे अपन रिपेयर सिस्टम पढ़ते हैं तब मोस्टली कैंसर की बातें होती हैं। मॉलिक्यूलर के साथ इकोलॉजी, यस, इंटरेस्टिंग, यस, क्योंकि जो जेनेटिक चेंजेस करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, उसमें मोस्टली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रोल होता है। गट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेजेस और एनी टॉपिक ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी, ओके, और मेडिसिन बायोलॉजी, ओके। तो माइक्रोबायो में भी, क्योंकि जो भी फंडामेंटल प्रोसेस हैं वो माइक्रोब्स में भी होते हैं, इसलिए अगेन ये जो यूनिट है ये बहुत ही काम की है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इजी लगेगी शुरू में, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में इजी है या आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यस, माइक्रो के बेसिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और उन बेसिक्स से भी पहले माइक्रो के बेसिक्स अलग होते हैं, पर उस पूरी माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक्स के अलावा भी एक बेसिक रह जाता है जो है फंडामेंटल। रिमेंबरिंग हार्ड है, इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, नाम सारे इजी हैं, कुछ चीज़ें होंगी रटने वाली, तो आप उनमें इमेजिनेशन पावर यूज़ करो, आपकी जो भगवान ने दी है आपको इमेजिनेशन वाली पावर, उसको रटने में इस्तेमाल करो, और कंसेप्चुअल चीज़ों में ब्रेन इस्तेमाल करो। ओके, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं आपको। अब रटोगे तो फिर वो एक दिन में साफ हो जाएगी। तो फंडामेंटल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहली चीज़ कि फंडामेंटल प्रोसेस का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस इसका क्या बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है। नो शुभजीत, वॉइस इज नॉट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन, काइंडली चेक एंड डू लेट अस नो। यस, तो सिलेबस आप सबने देख रखा होगा, इसके अंदर जो इन्होंने चीज़ें बताई है वो है सेंट्रल डॉगमा। सुना होगा आपने कि जो DNA होता है वो RNA में कन्वर्ट होता है, और RNA जो है प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और प्रोटीन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जीन एक्सप्रेशन के लिए। तो जो भी जीन एक्सप्रेस होगा वो सबसे पहले DNA से स्टार्ट होगा, पहले वो DNA से RNA में बनता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, DNA टू RNA इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड RNA टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। और उन ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है, मतलब अमीनो एसिड बनता है, उस अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, जो कि अपन पढ़ के आए हुए हैं कि प्रोटीन क्या चीज़ होती है, क्या बेसिक मॉडल है इनके पीछे, क्या इनका स्ट्रक्चर है। हर अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फिर इससे होता है एक्सप्रेशन,
तो पहली यूनिट में आप डीएनए के बारे में जानोगे। डीएनए क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये रेप्लिकेट कैसे करता है, क्योंकि डीएनए से डीएनए भी बनता है जिसको अपन रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन समझना ज़रूरी है। डीएनए के अंदर अगर डैमेज हो गया तो उसको कैसे सही करना है, डीएनए रेप्लिकेट होगा तो कैसे होगा, क्या क्या प्रोसेस होंगे, इनिशिएशन कैसे होगा, इलोंगेशन कैसे होगा, एंड देन टर्मिनेशन कैसे होगा। ये इंपॉर्टेंट है। कितना वो एक्टिव रहता है म्यूटेशंस के टाइम, कितने उसमें म्यूटेशन होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कहाँ कहाँ इसका रोल है। रिकॉम्बिनेशन अगर होता है, जो कि अपन कहते हैं कि होता है, हमेशा होता है रिकॉम्बिनेशन, वो किस मैकेनिज़्म से होता है। बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं, अलग अलग जगह उनका इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो भी डीएनए से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपन फर्स्ट यूनिट में करें, फर्स्ट सब यूनिट में करेंगे। और फिर अपन चलेंगे आरएनए के ऊपर। आरएनए जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आपकी बॉडी में, क्योंकि जो डीएनए से आरएनए बनता है वो एमआरएनए होता है। इसके अलावा आरएनए होते हैं, वो होते हैं राइबोसोमल एंड ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है, इसका और कोई भी नाम है ट्रांसफर आरएनए का? इज एनी अदर नेम्स फॉर ट्रांसफर आरएनए? नहीं है। तो टीआरएनए को अपन सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। ओके, 12th एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। तो इसकी क्लॉवर लीफ जैसी मॉडल होती है, वो आप सबको पता है खैर। तो आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, इसके अलावा भी कुछ आरएनए होते हैं। यस गाइस, इसके अलावा भी आरएनए होते हैं। एस आर एन ए, एस एन आर एन ए, एस एन ओ आर एन ए, एस आई आर एन ए एंड एम आई आर एन ए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आर एन ए इंटरफेरेंस में काम आते हैं, एस आई एम आई आर एन ए, स्मॉल इंटरफेयरिंग, माइक्रो इंटरफेयरिंग, ये अपन अच्छे से कवर करेंगे, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एस एन ओ, एस एच, एस एन, ये सब जो हैं कौन सा टी आर एन ए? अवदेश, टी आर एन ए की बात कर रहे हो? सॉल्यूबल इसलिए कहा है क्योंकि इनिशियली जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब साइंटिस्ट को ये लगा था कि ये सॉल्यूबल है, बट आपको लगता है आरएनए सॉल्यूबल होगा? यस, यू टेल मी, अप्लाई योर बेसिक नॉलेज एंड टेल मी, क्या आरएनए सॉल्यूबल है? कौन बताएगा मेरे को? सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ मैं, सोच के बताना। नहीं है, ओके। बाकियों का क्या? नॉट सॉल्यूबल? क्या रीज़न है कि ये सॉल्यूबल नहीं है? क्या चीज़ है जो इसको नॉन सॉल्यूबल बनाती है, बता सकते हो मेरे को? चार्ज? सिंगल स्ट्रक्चर, ओके। तो 2-3 पे जो OH होते हैं, क्या ये बॉन्डिंग नहीं कर सकते वाटर के साथ? यस, आपका दिमाग तो सही लगा। आयोनिक सॉल्यूबल होता है जो डिसोसिएट होते हैं वाटर्स में। ओके, चलो, बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो आप लोग। तो जो डीएनए होता है, अच्छा, उसका चार्ज क्या होता है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, यस। तो अगर किसी चीज़ पे चार्ज है तो क्या वो इनसॉल्यूबल बन जाता है? यस गाइस, किसी चीज़ पे चार्ज है तो क्या वो इनसॉल्यूबल हो जाएगा? अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास जो फॉस्फेट ग्रुप है, अगर मैं उसके पास में वाटर मॉलिक्यूल रखूँगा तो क्या वो उसके ऑक्सीजन से इंटरेक्ट नहीं करेगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन।
पोलर में सॉल्युबल होगा। ओके, तो जहाँ पे डीएनए रहता है वो एनवायरनमेंट कैसा होता है? यस, पोलर होता है, नहीं होता? नॉन पोलर को देखो, डीएनए जो होता है उसमें शुगर होती है, ठीक है, और फॉस्फेट होता है। ये दोनों पोलर होते हैं। इनमें आप या पढ़ चुके हो फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। शुगर अपन ने पढ़ी हैं, उनके पास में OH ग्रुप्स होते हैं, आपने देखा है ना, कायरल कार्बन होता है उसमें। दे कैन इंटरेक्ट विद वाटर। फॉस्फेट बॉन्ड है, फॉस्फेट के पास ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। बट जो चीज़ हाइड्रोफिलिक होती है, आई मीन हाइड्रोफोबिक होती है, वो होते हैं उसका नाइट्रोजनस बेस। अपन ने अभी न्यूक्लिक एसिड किया नहीं है। नाइट्रोजन बेसिस हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो कि इंटीरियर में होते हैं डीएनए के। डीएनए का स्ट्रक्चर जानते हो ना? ऐसा अगर डबल स्टैंडर्ड है तो अंदर की साइड उसमें नाइट्रोजन बेसिस होंगे, बाहर की साइड तो वो इंटरेक्ट कर सकता है क्योंकि उसकी बैकबोन शुगर फॉस्फेट की है। यस, डीएनए सॉल्युबल होगा, दैट इज राइट। एंड डीएनए इज सॉल्युबल, बट वो सॉल्युबल क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छा, सॉल्युबिलिटी के लिए पहली चीज़ क्या चाहिए मेरे को? अगर कोई चीज़ सॉल्युबल करनी है तो मेरे को सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? सेम नेचर, वाटर लविंग। ओके, चलो, ये जो चीज़ है पोलर है या नहीं है, ये जब मैं न्यूक्लिक एसिड कराऊंगा बायोकेमिस्ट्री में तब आपको क्लियर होगी। तो उसके बाद आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रक्चर और बॉन्ड्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, पोलैरिटी है या नहीं है, वो वहीं देखेंगे अपन। ओके, अभी इतना याद रखो, नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। अच्छा, एसिडिक होता है या बेसिक होता है? पक्का एसिडिक? ओके। यस, डीएनए इज एन एसिडिक पॉलीमर। और पॉलीमर में मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जो पॉली होते हैं? इस कौन से मॉलिक्यूल्स? न्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। ओके, चलो, तो सिलेबस तो आप देख लेना, अपन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, अपन कह रहे हैं कि डीएनए जो है वो क्या है? एक तरह का पॉली न्यूक्लियोटाइड है। ये आपने कहा, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट होगी। स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये किन चीज़ों से बना हुआ होता है? क्या 3 चीज़ें हैं वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है? शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो शुगर हो गई, कौन सी शुगर होती है आपकी? पेंटोज। टेल मी, जब ये रिंग बनाएगा तो फ्यूरेनोज होगी या पायरेनोज होगी? विच टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर? फ्यूरेनोज पक्का? तो फ्यूरेनोज में क्या होता है? हाउ मेनी कार्बन एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स? 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको याद रहनी चाहिए। शुगर होगी, पेंटोस फॉस्फेट हो गया जिसके अंदर, और उस शुगर का नाम कौन सा हो गया? विच शुगर?
डीऑक्सीराइबोज, ओके ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इसमें, राइबोज शुगर आरएनए में होती है। एंड विच कन्फिग्रेशन, डी और एल? डी में ये प्रेजेंट रहता है, ओके फिर एक होती है आपका नाइट्रोजन बेस, और एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, यस। तो फॉस्फेट का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा वो? फॉस्फेट के 4 बॉन्ड्स होते हैं, उनमें से 2 नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए PO4 2 माइनस, ये पूरे डीएनए को नेगेटिव चार्ज देता है। फिर अपन आते हैं नाइट्रोजन बेस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 तरह के होते हैं, यस कौन कौन से होते हैं? प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स। स्ट्रक्चर याद है सभी को? किसको नहीं याद है? स्ट्रक्चर किसको याद नहीं है ये बताओ पहले। किसको हार्ड लगता है या कभी समझ ही नहीं आया? नहीं याद है, ओके तो आज समझना, इसको ध्यान देना। कंफ्यूज होते हो तो आज ध्यान देना, ओके। तो इतने में कंफ्यूजन आया कोई? ये 6 रिंग बनाई मैंने, 6 रिंग हो गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बनाना है इमिडाज़ोल ग्रुप। इमिडाज़ोल ग्रुप क्या होता है? 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अभी याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अब इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्यूरीन या पायरिमिडीन दोनों में। तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन यहाँ कॉर्नर पे लगाएंगे और नीचे लगाएंगे, ठीक है। और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इससे 1, ये 2 हो जाएगा, और इधर जाएगी दूसरे नाइट्रोजन की तरफ नंबरिंग जाएगी इसकी 3, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। पहले एक रिंग ख़त्म करनी है। ये 6 रिंग की एक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। अब 6th के बाद जो आएगा नेक्स्ट वो आएगा ये वाला, ये होगा 7th, ये होगा 8th और ये होगा 9th, ठीक है। अब आते हैं डबल बॉन्ड से ऊपर। तो सबसे पहला डबल बॉन्ड यहाँ लगाना है बीच में। अब एक छोड़ के एक लगा दो, ये इस रिंग का पूरा हो गया। अब इधर आओ आप, इधर ऊपर की साइड आपको बताना है, तो ऊपर में ये छोड़ दोगे और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा। बस ये हो गया आपका प्यूरीन का स्ट्रक्चर, सिंपल है। यस तो आपको ये नंबरिंग कैसे करिए याद याद रहनी चाहिए, ये मैं अगेन पढ़ाऊँगा जब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म करेंगे अपन। एक तो ये नंबरिंग याद होनी चाहिए, दूसरी चीज़ नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है। अब 2 नाइट्रोजन जो रह गए हैं वो हैं आपके इस इमिडाज़ोल रिंग में ऊपर और नीचे, मतलब 7th एंड 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन होंगे, ये ध्यान रखना आप। 7th और 9th पे क्यों होंगे? क्योंकि 9 जो है ये इंटरेक्ट करता है आपके पेंटोस शुगर के साथ में, ये 9th वाला, ठीक है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, मान लो यहाँ पे शुगर है ऐसे, अभी शुगर के साथ में फर्स्ट कार्बन से इंटरेक्ट करेगा। मैं उस टाइम बताऊंगा आपको कि ये सिन है या एंटी, अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे अलाइंड होगा ये, और इधर आपका 3 डैश एंड होगा, इधर आपका 5 डैश एंड होगा। ये सब बायोकेमिस्ट्री की बात है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा या नहीं होगा वो अपन देखेंगे, बट सिंपल स्ट्रक्चर प्यूरिन का आपको याद होना चाहिए। पायरिमिडीन का तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको 6 रिंग बनानी है और उस रिंग में सेम एक नीचे और एक इधर रखना है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है प्यूरिन से अलग, वो है नंबरिंग। और नंबरिंग इसकी कहाँ से शुरू होती है? इससे, और नेक्स्ट नाइट्रोजन की तरफ चलती है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो शुगर के साथ बॉन्डिंग करेगा वो कहाँ से करेगा? विच कार्बन, विच एटम? वन के साथ में, दैट इज़ राइट। अब क्लियर है जिन जिन को याद नहीं होता वो? बहुत सिंपल है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो एकदम आसानी से आ जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा एडेनिन होता है
वो होता है 6 अमीनो प्यूरिन। तो सिक्स्थ मतलब ये, यहाँ पे अमीन ग्रुप ऐड करना है मेरे को, मतलब NH2। तो ये मेरा क्या हो गया, 6 अमीनो प्यूरिन। फिर मैं आता हूँ गुआनिन पे। गुआनिन का क्या नाम होता है, 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। मतलब 2 अमीनो, यहाँ पे अमीन ग्रुप लगेगा, और 6 ऑक्सो मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये हो गया आपका गुआनिन का स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है। अब सेम चीज़ पायरिमिडीन पे आते हैं अपन। पायरिमिडीन में अगर मेरे को बोलना है कि साइटोसिन, तो साइटोसिन का क्या होता है नाम, यस गाइस, किसी को पता है? टू ऑक्सो 4 अमीनो। ओके, तो 2 ऑक्सो 4 अमीनो, ये हो गया मेरा साइटोसिन। अब यूरेसिल पे आते हैं अपन। यूरेसिल का क्या होता है, 2,4-डाईऑक्सो, यही होता है। तो दोनों तरफ क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगी। इधर भी ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है। अब मेरे को थायमीन बनाना है, तो 5 मिथाइल यूरेसिल बोलता हूँ मैं उसको। दैट मीन्स दोनों तरफ ऑक्सीजन, और फिफ्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप CH3। ये हो गया मेरा पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, इसमें कोई रटने की चीज़ नहीं है, एकदम बेसिक है और एकदम ईजी है। एक जो नया प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं, कि साइटोसिन से यूरेसिल बनाना है अगर आपको, तो आप क्या करोगे, इसमें डीएमिनेशन। कौन सा कंपाउंड यूज़ करोगे डीएमिनेशन के लिए, यस गाइस, क्योंकि ये अपन म्यूटेशन में भी करते हैं। जब आप 8th यूनिट में म्यूटेशन करोगे और इसमें भी म्यूटेशन आएंगे, तब आपको समझ आएगा। तो कोई बता सकता है कौन सा म्यूटाजन होता है? HNO2। क्या क्या बोलते हैं HNO2 को? तो HNO2 से इसका डीएमिनेशन कर सकते हैं, नाइट्रस हाइड्रोजन नाइट्रस एसिड। ओके, नाइट्रस एसिड इज अ टाइप ऑफ म्यूटाजन जो अमीन ग्रुप को रिमूव करता है। ठीक है, अगर आपको यूरेसिल से थाइमीन बनाना है, तो आप क्या करोगे, मीथाइलेशन। क्योंकि आपने सिर्फ 5वीं पोजीशन पे मीथाइल ऐड किया है, इसलिए मीथाइलेशन प्रोसेस से बन जाता है। तो जो CUT है कट, उसमें आपको याद रखना है ये डीएमिनेशन का प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है ये है आपका मीथाइलेशन का। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं आगे जाके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। क्लियर है ये सारा स्ट्रक्चर, ये स्लाइड क्लियर है सभी को? ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब अपन बनाएंगे एक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है अपना, ये एक बहुत स्ट्रेट रिंग है, बाकी होती टेढ़ी है ये, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा ही होता है। और इधर होता है मेरा CH2 ऑक्सीजन फॉस्फेट, ऑक्सीजन नेगेटिव, एक और ऑक्सीजन, एक और फॉस्फेट, और इसके साथ में एक और फॉस्फेट। ये पूरा बनाया मैंने, ये आधे आधे बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे है मेरा OH ग्रुप, और यहाँ पे मेरा ऐड होता है नाइट्रोजन बेस। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा बॉन्ड है। ओके, यू आर आस्किंग यूरेसिल टू थाइमीन का क्या है, मीथाइलेशन प्रोसेस। सर,
HNO2 करता है साइटोसिन का यूरेसिल, साइटोसिन टू यूरेसिल। ओके, तो ये आप क्या कह रहे हो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो इसका कोई ऐसा नाम होता है या फिर इसको सीधा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नाइस। अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन बेस के कहाँ पे अटैच होता है ये, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दैट इज राइट। क्योंकि ये एन से लिंक्ड होता है इसलिए इसको एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ओके, अब मेरे को बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, विच बॉन्ड इज दिस? ये जो यहाँ बना हुआ है, दिस इज एनहाइड्राइड लिंकेज। ओके, तो फॉस्फो एनहाइड्राइड लिंकेज कहते हैं इसको। और ये वाला, ये भी वही है। डाइस्ट लिंकेज। ओके, फॉस्फोडाइस्टर या फॉस्फोईस्टर? दिस इज फॉस्फोईस्टर लिंकेज। ओके, ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है, बेसिक? RCOOR। तो ठीक है, ये R हो गया, ये C हो गया, ये O हो गया, दूसरा ऑक्सीजन कहाँ है? दूसरा ऑक्सीजन कहाँ गया, या मैंने बनाया नहीं या कहीं और? वो नेक्स्ट से जुड़ेगा। ये सभी एग्री करते हैं इससे नेक्स्ट से जुड़ेगा वो, क्योंकि ये आपका है 3 एंड और ये आपका 5 एंड। तो क्या नेक्स्ट फॉस्फेट बॉन्ड से नहीं जुड़ता, CH2OH से जुड़ता है? ऐसे हो गया था। यहाँ से नहीं अटैच होगा वो, इस वाले से जगह से। इस वाली जगह से नहीं अटैच होगा। और फिर इसका ऑक्सीजन कहाँ है? ये ऑक्सीजन जो है वो नीचे कैसे जुड़ेगा, ऐसे फॉस्फेट से ही तो जुड़ेगा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं अपन, डाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यस यस। अरे फॉस्फेट का एक ऑक्सीजन है, CH2OH भी तो था पूरा, तभी तो वाटर का लॉस हुआ, HOH लॉस हुआ। हाँ वही। ओके। अच्छा, ओवरऑल चार्ज अगर मैं बोलूँ एक ATP पे कितना होता है? हाउ मच चार्ज एन ATP होल्ड्स? -2? पक्का? ATP की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 फॉस्फेट हैं और उसके अलावा ये है एक। यस, -4 इज राइट। तो 3 तो फॉस्फेट के हैं और एक
यस, ऑक्सीजन का। और अगर मैग्नीशियम के साथ में मैं एक एटीपी रखूं तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? यस, -2 सही है। ओके, तो ये सब बेसिक चीज़ें थी, आपको इनके नाम वगैरह पता होने चाहिए, बॉन्डिंग, क्योंकि आगे चल के अपन सिर्फ नाम बोलेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अपन किसकी बातें कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें कोई भी पूछ सकता है। अब अपन आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो आप सबको पता है कि जो आपका डीएनए है उसकी कॉपी होती है आपकी बॉडी में, जिसको अपन रेप्लिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का बहुत बेसिक चीज़ है, ये होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। क्या क्या नाम याद है आपको, कोई बता सकता है? हाउ मेनी नेम्स कैन यू नेम इन डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस? एक के बाद एक बोलते जाओ सारे। लाइगेज, ओके। पॉलीमरेज, ओके। प्राइमेज, ओके। हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, ओके। एसएसबी प्रोटीन्स, गायरेज हो गया। टोपोआइसोमरेज इज गायरेज। डीएनए एबीसी, ओके। पीसीएनए, ओके। फिर तो आरएफए भी हो जाएगा। बीटा क्लैंप, ओके। तो अच्छा नॉलेज है। तो ये सब जो, यस, ये फैक्टर्स हुए, कोई बात नहीं, इतना तो मैं मान लूँगा आपको कि आपको पता होगा। तो ये सब जो है वो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के अंदर काम आते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक के रेप्लिकेशन में। किसका कॉम्प्लेक्स होता है? प्रो यूकैरियोट्स का, ओके। क्योंकि एक तो उसकी लोकेशन अलग है, और दूसरा जिस बॉडी के लिए वो हो रहा है वो बॉडी भी बहुत बड़ी है। यस, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस होते हैं। और सेंट्रल डोगमा जो है ये पूरा आपकी लाइफ का पूरा बेसिस है। आपकी ज़िंदगी जो है वो सेंट्रल डोगमा के अराउंड रोटेट कर रही है, और अभी भी आपकी बॉडी में हो रहा है, और जब आप हुए थे तब से लेके जब तक आप जिएंगे ये होता रहेगा। ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है। डीएनए से आरएनए बनता रहता है, आरएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता रहता है, जिसको अपन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस। क्या mRNA सेल्फ रेप्लिकेटिंग है? यस गाइस, क्या आरएनए रेप्लिकेट हो सकता है? पक्का? तो आप लोग जाना आज और गूगल करना, शायद आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिले, और देखना कि क्या आरएनए रेप्लिकेट हो सकता है, और समझने की कोशिश करना। फिर अपन आते हैं पॉलीपेप्टाइड पे, एंड देन ख़त्म हो गया आपका सेंट्रल डोगमा। डीएनए का स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया है। हर फॉस्फेट पे आप देख रहे हो एक एक चार्ज है, टर्मिनल पे 2 चार्जेस हैं, और एक शुगर और फॉस्फेट जो है ये बैकबोन बनाते हैं डीएनए की। और जो आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं वो ऐसे साइड में अलाइंड होते हैं। यही क्या करते हैं, दूसरे स्ट्रैंड से इंटरेक्ट करते हैं। यस, यू चेक अंजू, आप चेक करो। कुछ चीज़ें आप पे छोड़ देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। ओके, तो यहाँ पे बात चल रही थी कि ये जो डैश है ये कौन सा डैश है? 3 डैश। तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। आई मीन 4 5 एंड 6। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए टू डीएनए बनता है।
और ये है आपका 5 डैश। तो जो दूसरा स्ट्रैंड है इधर की साइड, उसका 3 डैश एंड ये होगा और 5 डैश एंड ये होगा। दैट मीन्स एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है इसमें। तो ये तो आप सबको पता होगा। और डीएनए जो रेप्लिकेट होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? 5 डैश टू 3 डैश। ओके। अगर मैं बोलूँ कि ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इस साइड में ऊपर से नीचे होगा, नीचे से ऊपर होगा? अप टू डाउन, डाउन टू अप। ओके। तो 5 to 3 बोल रहे हो ना आप? तो 5 कौन सा है? ये है। 3 कौन सा है? ये है। तो इस डायरेक्शन में रेप्लिकेट होगा, इसीलिए मैंने पूछा। बहुत बेसिक चीज़ है बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। ओके सरन। तो 5 to 3 टेम्पलेट जो है वो 3 से 5 डायरेक्शन में रहेगा, बट रेप्लिकेशन 5 से 3 में ही होगा। अब क्लियर है? तो इन चीज़ों का ध्यान रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती हैं जब आप बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चंस करते हो तब। एंड हमेशा रेप्लिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेम्पलेट। टेम्पलेट होना चाहिए। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए, आई मीन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अगर होता है तो किस में होता है? ये तो मैंने बता रखा है आप लोगों को। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए डीएनए पॉलीमरेज कहाँ होता है? टेलोमियर में। ओह नाइस। पॉली ए, पॉलीमर, पॉली ए आरएनए में लगता है अवदेश। टीलोमियर के अंदर आरएनए होता है। आई मीन जो आपका टीलोमरेज होता है। यस, टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है वो। टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज। नहीं, एंजाइम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे आपने सुना है। पीएपी भी आरएनए का हो गया ना, वो तो कैपिंग वगैरह तो आरएनए में होती है। यस, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है टीलोमरेज। ओके। कहीं नहीं सुना? ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट अबाउट डीएनए पॉल 5? क्या डीएनए पॉल 5 होता है? नहीं सुन, ओ हो। वेरी गुड। तो जब अपन रिपेयर प्रोसेस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी होते हैं जिनको डीएनए की टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा करते हैं। एसओएस रिपेयर, नाम सुना है? एसओएस रिपेयर इमरजेंसी में रिपेयर होते हैं। बहुत ज़्यादा एरर प्रोन होते हैं ये। क्यों होते हैं एरर प्रोन? क्योंकि ये टेम्पलेट की तरफ देखते भी नहीं है। इनको जो मन में आता है वो बना देते हैं, इसलिए एरर प्रोन बोलते हैं इनको। वहाँ पे कौन यूज़ होता है? डीएनए पॉल 5। और डीएनए पॉल 5 जो है ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। कोई बात नहीं। अच्छा, 5 ही होता है या 4 होता है? नहीं पता? पक्का? तो अगर पता होता है तो पहले क्यों नहीं बोलते? ओके, अंजू कह रही है कि 5 है, योगिता कह रही है 4 है। किसकी मानूँ मैं? अभी अंकित, अंजू ने टॉप किया है, पिछली बार योगिता ने किया था। ओके, हो सकता है आपको गलत याद हो। ओके, कोई बात नहीं, जब ये आएगा इस टॉस करवा दें। टॉस कराएंगे तो दोनों हार जाएंगे।
यस डू चेक। और वैसे नहीं चेक करोगे तो अपन रिपेयर में आने वाले हैं, जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा, इसके डायमेंशंस जो हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग देख लेना। नाइट्रोजन बेसिस अपन ने देख लिया। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये आपको पता होगा। न्यूक्लियोटाइड जब फॉस्फेट भी ऐड होता है तब। न्यूक्लियोसाइड मतलब सिर्फ साइड का, मतलब नाइट्रोजन बेस हो तो ही वो न्यूक्लियोसाइड होगा, वरना न्यूक्लियोटाइड विद फॉस्फेट। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसके अंदर जो स्ट्रैंड है आपका, उसमें एनटीपी की फॉर्म में नया डीएनए आई मीन नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 फॉस्फेट लेके आता है। जब 3 फॉस्फेट आएंगे तो वो वहाँ पे कट लगेगा, फॉस्फो एनहाइड्राइड लिंकेज ब्रेक होंगे, तब एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि मैंने बता रखा है फॉस्फेट बॉन्ड हाईली एनर्जेटिक होते हैं। वो एनर्जी रिलीज करेंगे और वही एनर्जी काम क्या आएगी, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज करने की। तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है, और वो एनर्जी कौन देता है, फॉस्फेट। इसीलिए 3 फॉस्फेट आते हैं, उनमें से 2 निकल रिलीज हो जाते हैं पायरोफॉस्फेट बन के, और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वो N+1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ओके, अब अपन आते हैं चारगाफ रूल पे। चारगाफ रूल बहुत सिंपल है। इसने कहा था कि जितने प्यूरिन उतने पायरिमिडीन। दैट मीन्स प्यूरिन क्या होते हैं, A+G। पायरिमिडीन क्या होते हैं, C+T। मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ। ध्यान रहे, चारगाफ रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में दे सकते हैं कि एक सिंगल स्टैंड में ये कंपोजिशन है, आपको बताना है कि इसका कंपोजिशन कितना है, और आप बड़े आसानी से खुशी खुशी एक ऑप्शन टिक कर दोगे जो कि गलत होगा। ठीक है, तो ऐसी गलती ना दोहराएं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें। तो ग्वानिन साइटोसिन दोनों इक्वल होते हैं, एडेनिन थाइमिन दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन जो है वो डबल बॉन्ड में पेयर करते हैं। साइटोसिन ग्वासिन ट्रिपल बॉन्ड में पेयरिंग करते हैं, और ये दोनों जो हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। जितना एडेनिन है उतना थाइमिन होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितना एडेनिन होगा, एक एडेनिन है तो उसके साथ में थाइमिन ही होगा, तभी वो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा। तो जितने एडेनिन उतने थाइमिन, जितने साइटोसिन उतने गुआनोसिन। तो ये क्लियर है सभी को। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज में भी आते हैं, नंबर्स में भी आते हैं। कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगे तो मेरे को बता देना, वैसे बहुत ईजी है ये। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है, इसको आप याद कर लेना। अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन एंड एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन। और एडेनिन जो है वो 2 डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरअप होता है, और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से पेयरअप होता है विद थाइमिन एंड गुआनिन रिस्पेक्टिवली। अब अपन आते हैं डिसिमेट्री रेशियो पे। डिसिमेट्री रेशियो जो, क्योंकि A+G इज इक्वल टू C+T, ये अपन ने क्या रखा है, बट एक रेशियो होता है जिसका नाम है A+T डिवाइडेड बाई G+C। तो AT और GC में डिफरेंस क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का, ध्यान देना, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो मेरे को बताओ कौन से बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए, एडेनिन थाइमिन में या ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड में। इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ऑब्वियसली बात। तो इसको अपन डिसिमेट्री रेशियो कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी आप यूँ मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशीज़ में ये सेम नहीं होता। सेम नहीं होता मतलब मान लो ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमन में भी इसका रेशियो जो है वो अलग होता है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी और स्पीशीज़ से तो उसका अलग होगा, किसी और से करोगे उसका अलग होगा। तो किसी में AT रिच ज़्यादा मिलेगा, किसी में GC रिच ज़्यादा मिलेगा। तो इसकी वैल्यू 1 से कंपेयर करी जाती है, क्योंकि 1 कर दोगे तो दोनों इक्वल हो गए। 1 से कम है अगर इसकी वैल्यू तो AT रिच है, 1 से ज़्यादा है तो GC रिच है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ से होता है वो क्या रिच होता है, AT रिच होता है। दैट मीन्स उसका रेशियो कितना आएगा, डिसिमेट्री रेशियो <<1। ठीक है, तो डिसिमेट्री रेशियो जस्ट आइडिया होना चाहिए आपको। फिर अपन आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे।
डीएनए जो होता है वो 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, ठीक है। दैट मीन्स एक डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, आई मीन डीएनए की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट डबल स्टैंडर्ड। डीएनए एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट एट 260 नैनोमीटर। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज हाइपरक्रोमिक देन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो तीन चीज़ें हैं, एक तो हो गया न्यूक्लियोटाइड, एक हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिट्स के। कितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने वाली यूनिट्स हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो डबल स्टैंडर्ड की सबसे कम होती है, फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की, और फिर न्यूक्लियोटाइड्स की सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है गाइस? डबल स्टैंडर्ड की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा क्यों? मोर एब्जॉर्प्शन इज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब बनता है तो उसके अंदर पैकिंग हो जाती है, बेस टैकिंग हो जाती है। पैकिंग होने की वजह से एब्जॉर्प्शन की यूनिट्स जो है, लाइट पड़ेगी, मान लो इधर से लाइट दे रहा हूँ तो वो सिर्फ इस यहाँ पे पड़ेगी, वो बाकी जो ग्रुप्स हैं वो तो छुपे हुए हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। अगर आप सिंगल स्टैंडर्ड की बात करोगे तो उसको ज़्यादा एरिया है उसके पास में, क्योंकि वो थोड़ा सा खुला है एक तरफ से, इसलिए उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। न्यूक्लियोटाइड बहुत ज़्यादा, एक न्यूक्लियोटाइड क्योंकि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंपाउंड है, इसलिए उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगी। उसमें शुगर भी एब्जॉर्ब करेगा, फॉस्फेट भी एब्जॉर्ब करेगा, एंड नाइट्रोजन बेस भी एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए उसकी सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन मिलेगी। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मिलेगा आपको। तो डीएनए डीनेचुरेशन, डीएनए जो है, मान लो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो गया मेरा? डीनेचुरेशन, यस। और ये क्या हो गया? रीनेचुरेशन। अच्छा, डीनेचुरेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान देना, बाई चांस पूछ ले तो। और ये जो रीनेचुरेशन प्रोसेस है ये आपकी सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है ये, इसको याद रख लेना। और 260 नैनोमीटर पे ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, ध्यान देना। जब अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे 13th यूनिट पे तब इसके बारे में और जानेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है। तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन से अपन उसकी एब्जॉर्प्शन मेज़र कर सकते हैं कि वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। अब आते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर पे। तो मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब जहाँ पे 50% उसका डीनेचुरेशन हो जाए। तो टेम्परेचर एट विच 50% डीनेचुरेशन इज अचीव्ड, टेम्परेचर एट विच द चेंज इन एब्जॉर्प्शन इज हाफ मैक्सिमल इज कॉल्ड टीएम। तो हाफ मैक्सिमल मतलब कि यहाँ पे उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। जब उसकी एब्जॉर्प्शन आधी होगी एज इन 35 का आधा इज नॉट 35 का आधा, इसका ये एब्जॉर्प्शन अगर मैक्सिमम यहाँ है तो इसकी हाफ एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? खैर ये तो ग्राफ ही गलत है, यहाँ वो यहाँ पे वो वाला ग्राफ किसका था? वेवलेंथ के साथ था, ये है टेम्परेचर के साथ। तो एब्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर, तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप क्या देख रहे हो कि सडन इंक्रीमेंट हुआ और अगेन स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली डीनेचर्ड है और यहाँ पे ये पूरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो ये जो आधा प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे उसने 50% डीनेचुरेशन कर लिया है और 50% अभी भी रीनेचर्ड है, उसको अपन मिड पॉइंट कहते हैं ट्रांजिशन का, और उसी को अपन टीएम कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद हाई जीसी हैज़ हायर टीएम देन
विद ए लोअर जीसी कंटेंट। तो ये जो पीछे ग्राफ है, अगर इसमें आपको एक और ग्राफ मिले जो यहाँ से ही शुरू हो रहा है, जो शुरू यहीं से ही हो रहा है बट उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो है इसमें या तो जीसी रिच कंटेंट है, ये एटी रिच है, या फिर और क्या रीज़न दे सकते हो आप, एक तो जीसी रिच हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, यस क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, फुल जीसी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी ना, अभी तो पढ़ा। ओके, अब अपन आते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, जो डिपेंड करता है आपके सॉल्ट कंसनट्रेशन पे। एक चीज़ यहाँ पे लिखिए, सॉल्ट कंसनट्रेशन। तो कैसे डिपेंड करता है, अच्छा यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर का एक फार्मूला दे रखा है, इसका ध्यान रखना आप कि 4 मल्टीप्लाइड बाई जी सी पेयर्स एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई एटी पेयर्स। कभी मान लो न्यूमेरिकल आ गया छोटा सा तो आपको याद रहे, तो जो भी जी सी कंटेंट है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना और जो एटी है उसको 2 से कर देना, और दोनों को ऐड कर दोगे तो मिड पॉइंट मिल जाएगा आपको। बात चल रही थी कि सॉल्ट का इम्पैक्ट जो होता है वो क्या होता है। तो ये मेरा मान लो एब्जॉर्प्शन है, और इधर मैंने बोला टेम्परेचर। तो एक जो लाइन है वो मैंने ऐसे बनाई है, एक जो लाइन है वो मैंने कुछ ऐसे बनाई है, और एक जो लाइन है वो मैंने कुछ ऐसे बनाई है। तो सॉल्ट क्या होता है, NaCl। एक बीकर है उसमें आपका डीएनए पड़ा है, मैंने उसके अंदर डाल दिया NaCl का सॉल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, डीनेचुरेशन होगा। ओके, मेंटेन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो किसकी बात मानूं मैं, ओके स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी के रिस्पॉन्स में मेरे को बताओ कि अगर मैं NaCl ऐड करूंगा तो स्टेबिलिटी मेरी ज़्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। ओके, योगिता कह रही है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा तब स्टेबल होगा। ओके, एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज एंड टेम्परेचर इंक्रीज इन NaCl प्रेजेंस। अच्छा पूछ रहे हो आप, ओके अभी बताते हैं, कम होगा। तो जो आपका NaCl है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, ऐसे ही नहीं पड़ा है, तो ये क्या होगा, सेपरेट होगा Na+Cl नेगेटिव में। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ये जाके डीएनए के फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करेगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा वो, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नो इंटरेक्शन विद द पोलर एनवायरनमेंट। अब क्योंकि चार्ज उसका शील्ड हो गया है पॉजिटिव की वजह से, तो पॉजिटिव नेगेटिव भाई भाई शील्ड हो गए, शील्ड हो गया तो अब वो इंटरेक्शन नहीं करेगा एनवायरनमेंट के साथ में, इंटरेक्शन नहीं करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर वो इंटरेक्शन करता तो उसको कहीं और बॉन्डिंग करके सेपरेट भी हो सकता था। ओके गाइस, तो NaCl जब आप ऐड करोगे तब आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो, आई मीन स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मेरा मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर और स्टेबिलिटी में अगर मैं एक रिलेशन बिठाऊं तो क्या होगा वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, नहीं सॉल्टिंग आउट में वो अलग प्रोसेस होता है शुभजीत, जब आप उसमें सॉल्ट भी अलग होता है शुभजीत, वहाँ NaCl नहीं होता है। कौन सा सॉल्ट होता है सॉल्टिंग आउट में, याद है, अमोनियम वाले। यस, तो जितना ज़्यादा आप NaCl डालोगे उतने ज़्यादा चार्ज, यस NH4OH होता है उसमें। ओके, तो उसका अलग कंसेप्ट है।
ये NaCl की बात चल रही है, ओनली NaCl। तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी तो TM भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मेरे को बताओ ABC तीनों में से अगर मैं कंसनट्रेशन रखूँ 1 मिलीमोलर, एक रखूँ मैं 0.5 मिलीमोलर और एक में रखूँ 5 मिलीमोलर, तो बताओ कौन सा आएगा? ए में क्या आएगा? ए में क्या आएगा? 0.5 पक्का? तो ए में आएगा 0.5, ठीक है। और बी में आएगा मेरा 1 मिलीमोलर, और सी में क्या आएगा मेरा? 5 मिलीमोलर। क्योंकि टीएम की बात कर रहे हैं अपन, टीएम टेम्परेचर इधर है, हाफ ऑफ दी मेल्टिंग टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा, सब उससे कम, सबसे कम। तो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो आपके सी का सबसे ज़्यादा होगा एज सुन एज वी आर एडिंग दी NaCl। अब अपन आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। उसमें क्या है? उसमें अपन ने सॉल्ट बदल दिया, और सॉल्ट बदल के क्या कर दिया अपन ने? CH3COONA। तो CH3CONA में भी मैंने क्या करा? 3 ग्राफ्स बनाए, 3 लाइनें ड्रॉ करिए। परफेक्ट लाइनें कैसे बन रही हैं आज? ओके। तो CH3CONA जो है, इसका क्या असर होगा आपके DNA के अंदर? तो ये बीकर है, अगेन DNA आपने पुट किया इसमें। तो अब मेरे को बताओ कि CH3CONA जब मैं ऐड करूँगा इसमें तो क्या होगा? पार्टली डिजॉल्व होगा, ओके। तो इसके दो चीज़ें होती है, एक तो इनिशियली क्या हो रहा है और एक लेटर ऑन क्या हो रहा है। तो इनिशियली तो आपका जो सोडियम है वो शील्ड करेगा, तो शील्ड करेगा तो स्टेबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा, क्योंकि सोडियम जा रहा है चार्ज के साथ अटैच हो रहा है, तो वो स्टेबल होगा, अब सोडियम वापस नहीं आएगा। पीछे धीरे धीरे क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में? CH3COO नेगेटिव एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट होने से क्या होगा? नाउ इट विल बिहेव लाइक अ इंटरकैलेटिंग एजेंट। इंटरकैलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ये। इसका मतलब अब ये क्या करेगा स्टेबिलिटी के साथ में? ये DNA के अंदर जाके इंटरकैलेट हो जाएगा और स्टेबिलिटी जो है मेरी वो डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो TM भी डिक्रीज होगा, और यहाँ पे इनिशियली स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मेरा TM भी बढ़ेगा। इसीलिए कैसा ग्राफ है ये? ऐसे टेढ़ा। तो अब मैं ABC 3 करता हूँ और 3 कंसनट्रेशन यहाँ रखता हूँ। एक है 0.5 मिलीमोलर, एक है 4 मिलीमोलर, एक है 1 मिलीमोलर, और अगेन यहाँ एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे टेम्परेचर। अब मेरे को बताओ ABC कौन कौन से होंगे? A इज़ 0.5, ओके। B 1 होगा, A 0.5, ओके। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। वाई नॉट? A इज़ 5, ओके। अरे 5 तो है ही नहीं यहाँ, 0.5 है ये होगा तो। A क्या होगा आपका यहाँ पे? होगा 4 मिलीमोलर। B क्या होगा आपका? 0.5 मिलीमोलर। और C क्या होगा आपका? 1 मिलीमोलर। समझ आया?
तो देखो इनिशियली वो इंक्रीज होगी, आप कितनी भी कंसंट्रेशन डालो इनिशियली इंक्रीज होगी, इनिशियली सब में इंक्रीज हो रही है, इसमें भी और इसमें भी। बट जैसे ही आप जैसे जैसे और डालते जाओगे, CH3CO नेगेटिव मीन्स दे विल अफेक्ट द pH ऑल्सो। ये सडन pH को इफेक्ट करेंगे, बट आपको याद होगा ना कि बफर के अंदर अपन पढ़ते हैं, याद है बफर सॉल्यूशन किया था, तब भी ये सेम सिचुएशन थी। तो अपन यहाँ पे उस रेंज में लेके जा रहे हैं कि ये बफरिंग एजेंट की तरह बिहेव करें। तो ये pH में ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, ये सिर्फ इंटरकैलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये बफर की तरफ आप इनको मान के चलो। ओके, अच्छा आप लोग पूछ रहे हो कि ये ऐसे कैसे हुआ। ओके, तो सबसे पहले अपन आते हैं 4 मोलर पे, 4 मिली मोलर पे। तो ये हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है मतलब इनिशियली स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए एब्जॉर्प्शन इनिशियली बहुत ज़्यादा आएगा। डीएनए भी कोई छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप थोड़ा सा भी डीएनए डालेंगे उसकी उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें काफ़ी सारे फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। तो 4 मिली मोलर जो है ये इनिशियली सडन राइज दिखाएगा, क्योंकि बहुत सारा सोडियम जो है रिलीज़ होगा और बहुत सारे फॉस्फेट को जाके वो अटैच होगा और स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। बट फिर जैसे ही CH3CO नेगेटिव एक्यूमुलेट होगा, वो इंटरकैलेट करेंगे तो स्टेबिलिटी यहाँ पे ऐसे नीचे नहीं आएगा ग्राफ, वो अब स्टेबिलिटी मतलब अब वो एब्जॉर्प्शन जो है उस पर नॉर्मल आ जाएंगे। अब एब्जॉर्प्शन में और इंक्रीमेंट नहीं आएगा। फिर मैं बात करूँ 0.5 की, तो क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ही बहुत कम है और 0.5 मिलीमोलर जो है ये एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ CH3CONA है, जो कि आप ले सकते हैं। अगर आपको एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा फ़र्क नहीं लाना है तो आप 0.5 मिलीमोलर कंसंट्रेशन लेते हैं। ठीक है, इसको वो स्टैंडर्ड बोलते हैं, जैसे वैसी वाली स्टैंडर्ड कंडीशंस में 0.5 मिलीमोलर अपन रखते हैं, इसलिए इसका नॉर्मल ग्राफ बनता है। और 1 मिलीमोलर थोड़ा सा ज़्यादा है, बट हाँ उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 0.5 मिलीमोलर, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो उल्टा सीधा है। बट मेन जो कंसेप्ट है इसके पीछे वो आपको पता होना चाहिए। कभी एग्ज़ाम में ग्राफिकल क्वेश्चंस आ जाएं तो जस्ट गेट दी आइडिया, और ये वैल्यूज़ जो हैं फिक्स हैं, आप याद कर लेना चाहे। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एक तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो डिक्रीज़ करते हैं स्टेबिलिटी को, दूसरा अपन ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज उसको शील्ड करके स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। और स्टेबिलिटी जो है वो बेस स्टैकिंग से होती है डीएनए में। बेस स्टैकिंग आपको पता होगा, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होने लग जाते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। तो दे फॉर्म हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, जिसकी वजह से बेस स्टैकिंग होती है, मतलब बेस के अंदर भी बॉन्डिंग होके वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। NaCl भी आप बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, बट CH3CONA जो है उसके साथ ऐसा नहीं होता है, वो ज़्यादा बढ़ने पर डिक्रीज करने लग जाता है स्टेबिलिटी को। ये क्लियर है सभी को आइडियाज़? ओके, तो रेप्लिकेशन मॉडल्स हैं यहाँ पे। कंजर्वेटिव में आपको पता है कि जो पेरेंटल है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, जितना पेरेंटल है उतना ही रहेगा। तो अगर टेस्ट ट्यूब में इसका वो करोगे आप एक्सपेरिमेंट सेडिमेंटेशन वाला, तो इनिशियली हैवी है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, N15 मान लो इसको। तो इनिशियली यहाँ पे नीचे स्टेबल रहेगा, ये आपको नीचे इसके बैंड मिलेंगे। फिर आगे क्या होगा, आपको एक बैंड यहाँ मिलेगा सेकेंड जनरेशन में। तो फर्स्ट में ओनली नीचे, सेकेंड में यहाँ पे। अब थर्ड फोर्थ पे आप जैसे जैसे बढ़ाओगे आपको यहाँ पे बैंड जो है इसका कलर जो है वो डार्क होता जाएगा। दैट मीन्स यही बन रहा है यहाँ पे बीच का कुछ नहीं बन रहा है, एक पेरेंटल और एक आपका ऑफस्प्रिंग का।
तो ये इसका एक फिक्स मॉडल है। फिर आते हैं सेमी कंजर्वेटिव में। तो सेमी कंजर्वेटिव में आपको पता है कि हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन है, पहली बात तो नेक्स्ट जनरेशन में कितने डीएनए बनते हैं, 2 की पावर n। अगर ये ज़ीरो जनरेशन, आई मीन ये फर्स्ट जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन मतलब 2 टू पावर n इज़ 2। नेक्स्ट जनरेशन में जाओगे सेकंड में, तो 2 टू पावर 2 इज़ 4। नेक्स्ट में जाओगे तो 2 की पावर 3 इज़ 8। तो ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। पर हमेशा याद रखना, अगर आपको वो बोले कि 16th जनरेशन के बाद में, इन सेमी कंजर्वेटिव 16th जनरेशन के बाद में, आफ्टर 16 जनरेशन हाउ मैनी हाइब्रिड विल यू गेट, कितने हाइब्रिड डीएनए आपको मिलेंगे। और हाइब्रिड कौन से होते हैं, जिनमें 14 भी होता है और 15 भी होता है, जैसे इसमें है। कितने मिलेंगे आपको हाइब्रिड, 2 टू पावर n माइनस 2। जो भी आपकी 16 में क्या होगा, 2 की पावर 16 इज, तो बहुत ज़्यादा हो गया, खैर। तो जो भी एक्स वैल्यू आएगी उसमें से 2 माइनस कर दोगे आप, क्योंकि 2 हमेशा जो है हाइब्रिड में ही कंजर्व रहते हैं। आप किसी भी उस पर चले जाओ जनरेशन पे, 2 हमेशा फिक्स रहेंगे। तो आपका जो हमेशा टेस्ट ट्यूब में अगर 16 जनरेशन का बनाऊंगा तो मिडल के अंदर लाइट बैंड मिलेगा, और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क बैंड मिलेगा। क्लियर है लाइट में। एंड डिस्पर्सिव में कोई मतलब नहीं, इसके क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। डिस्पर्सिव में वैसे आधे आधे न्यूक्लियोटाइड्स मिक्सअप हो जाते हैं, एंड जो आपका डेंसिटी सीजियम क्लोराइड में जो आप डेंसिटी ग्रेडियंट करते हो तो एकदम सेम आता है। कुछ रूल्स हैं रेप्लिकेशन के, ये आपको पता है, इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, 5-3 में सिंथेसिस होता है जो कि कंटिन्यूस होता है, और डिसकंटिन्यूस होता है 3-5 में। प्रूफ रीडिंग होती है, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ रेप्लिकेशन होता है। आरएनए प्राइमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सेमी कंजर्वेटिव में जैसा मैंने बताया, 2 टू पावर n इज़ दी नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यू विल गेट इन दी जनरेशन, n इज़ द नंबर ऑफ जनरेशंस, एंड उसमें से भी अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो आपको दोनों के मिल जाएंगे। तो कोई भी जनरेशन हो आप उसका ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कोई टेबल बना के नहीं करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रहे। और N15 जो होता है वो एक रेडियो आइसोटोप होता है, ये हैवी होता है, इसलिए जब आप इसका डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन करोगे तो वो नीचे सेटल होगा। अगर N15 है यहाँ आएगा, N14 है बीच में आएगा, N14 है तो एकदम ऊपर आएगा। तो अपना जो बॉडी का डीएनए होता है वो N14 होता है। और यहाँ आप देख ही सकते हो कि ये जो ऐसा वाला है ये हमेशा कंजर्व रह जाता है ऐसे साइड में, और बाकी जो है वो बीच में बनते रहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आप सभी को पता है, ये एक यूकैरियोटिक की है और एक ये प्रोकैरियोट्स की है। अपन डिटेल में इनको आगे चल के देखेंगे, अभी इतना फोकस नहीं करना है। कंटिन्यूस सिंथेसिस, ये भी आपको पता है, 5-3 हो रहा है तो कंटिन्यूस होगा, 3-5 हो रहा है तो डिसकंटिन्यूस होगा। कैसे होता है इसको आप इमेजिन अभी नहीं करें, जब मैं रेप्लिकेशन कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है आपकी बॉडी में, कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है, क्या सही में लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड होते हैं, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे काम करते हैं वो। क्योंकि डीएनए पॉल आपका एक ही होता है, 2 डीएनए पॉलीमरेज नहीं आके जोड़ते हैं एक इधर, ऐसा नहीं होता है। एक ही डीएनए पॉल होता है, उसकी 2 आर्म्स होती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, और ये बीच में डीएनए पॉल। तो ये एक डायरेक्शन में ही चलेगा, बट सिंथेसिस वो दोनों में करेगा। तो वो कैसे करेगा, जो आपका लैगिंग वाला है ये पूरा फोल्ड हो जाता है 180 डिग्री, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो इमेजिन अगर आप कर सकते हो तो करना कि डीएनए पॉल है, मान लो एक जना है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, उसके 2 हाथ हैं, उसने दोनों हाथों से किसी को पकड़ रखा है और वो इस डायरेक्शन में चलता जा रहा है। तो अगर ये वाला सीधा चल रहा है तो ठीक है, इसके साथ ही जा रहा है ये। अगर ये उल्टा चल रहा है तो ये इसको पकड़ के कैसे लेके जाएगा, जब ये पूरा एक कंप्लीट टर्न लेके आएगा तब। यस, जिसको अपन ट्रम्पेट मॉडल कहते हैं उस तरीके से। और डिसकंटिन्यूस में आपको पता ही ओकोजा के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जो कि डिसकंटिन्यूसली, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एक, काफ़ी लोगों ने उसको गलत किया था,
क्योंकि अगेन ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत पुअर हो गई हैं लोगों की। सबसे पहले ये फ्रेगमेंट बनेगा, देन ये बनेगा, देन ये बनेगा डिसकंटिन्यूस में। ओके, और इधर तो एक ही बन ही रहा है इस डायरेक्शन में, इधर भी तो पहले यहाँ से खुलेगा ना, DNA यहाँ से खुलेगा, खुलेगा तो सबसे पहले ये बनेगा, फिर और खुलेगा तो ये बनेगा, और खुलेगा तो ये बनेगा। और ऐसा नहीं है खुला हुआ है तो पहले ये बना होगा फिर ये बना फिर ये बना, ऐसा नहीं है। एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनता है, देन आगे ओपन होता है, फिर अगेन एक बनता है, अगेन ओपन होता है। प्रूफ रीडिंग आप सबको पता है 3 to 5 डैश डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में पॉलीमरेज चलता है उसके ऑपोजिट में प्रूफ रीडिंग होती है। तो अगर प्रूफ रीडिंग मान लो कि सी की जगह ए आ गया, तो इसने क्या किया, ए को रिमूव किया, 3 डैश 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी जो है वो डीएनए पॉल में ही होती है, उसके लिए कोई नया नहीं आता है। तो डीएनए पॉल के पास में 5 to 3 डैश तो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और 3 to 5 डैश जो है वो एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से डीएनए पॉल में ऐसा होता है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ होती हैं, आगे चलते हुए वो पीछे भी जा सकता है, पर पीछे जाएगा तो प्रूफ रीडिंग करेगा, आगे जाएगा तो रेप्लिकेशन करेगा। यूनि डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, ये है आपका यूनि डायरेक्शनल। और बाई डायरेक्शनल क्या है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। क्यों होती है आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट गाइस, क्यों चाहिए आरएनए प्राइमर मेरे को? यस, टेम्पलेट तो होना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ 3 डैश OH ग्रुप भी ज़रूरी है एक रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो आपने नाम सुना होगा 3 डैश ओवरहैंग। तो 3 डैश ओवरहैंग जो होते हैं वो आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के काम आते हैं। अगर 3 डैश OH नहीं होगा टेम्पलेट पे तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। और ये भी कुछ why it is RNA primer not DNA primer? नाइस, क्योंकि DNA प्राइमर होता ही नहीं है सरन। डू यू थिंक कि DNA प्राइमर एग्जिस्ट करते हैं? कभी सुना है ऐसा नाम DNA प्राइमर? किसी ने भी सुना है क्लास में कि DNA प्राइमर्स होते हैं या नहीं होते? कौन है क्यूरियस वाला आदमी? A good question asked by Saran, why RNA is added then and then removed by DNA pol 1? नहीं सुना। 2 प्राइम अटैक करेगा, यूजलेस। PCS PCR भी यूज़ होता है क्या? वो DNA प्राइमर होता है अंजू? क्या वो DNA प्राइमर होता है या RNA प्राइमर होता है? वेरी गुड वेरी गुड, यूज़ कर सकते हैं। इस यूज़ करने को तो आप कर सकते हो, बट होना भी तो चाहिए। यस, DNA प्राइमर्स अपन ऐड कर सकते हैं, बट RNA जो है अच्छा, प्राइमर का क्या मतलब होता है गाइस? व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइमर? आप प्राइमर बता दो, मैं फिर बताता हूँ कि RNA क्यों ज़रूरी है। शॉर्ट सीक्वेंस, दैट इज़ राइट। तो कभी देखा है कि DNA का शॉर्ट सीक्वेंस अकेला घूम रहा है? कभी देखा है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA घूम रहा है कहीं पे? तो उसका प्राइमर कैसे बनेगा? दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन लेबोरेटरी, नॉट इन योर बॉडी। We have RNA dependent DNA polymerase, that is right.
यस, जो बेस प्रोवाइड करेगा, बट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अपनी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। ओके, वो डीएनए उनको कब का ही ख़त्म कर देगा। यस, आप बाहर जो है एक्स सी टू एनवायरनमेंट में कुछ भी कर सकते हैं, आप इन विट्रो कुछ भी कर सकते हैं, बट बॉडी के अंदर ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड यस यस यस, डीएनए पॉलीमरेज, देखो प्राइमर जो है वो बेस बना के जाता है, जैसे नहीं होता घर में ईंट डालते हैं नीचे नींव बनाने के लिए, तो वो जो बेस तैयार करते हैं वो आरएनए प्राइमेज करते हैं। उनका काम ये होता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ये लो हमारी तरफ से एक फॉस्फेट आपको दिया, तो वहाँ से ऑरिजिन स्टार्ट होती है। 3-OH जो है, कोई भी नया जब एनटीपी आएगा, वो उसका फॉस्फेट अटैक कहाँ करेगा, हवा में कैसे अटैक करेगा वो, तो पहला एनटीपी भी आएगा उसको अटैक करने के लिए कुछ चाहिए, और वो कौन देता है, आरएनए पॉलीमरेज का 3-OH। अगर वहाँ पे डीएनए का पॉलीमर आके ऑलरेडी अटैच्ड है तो फिर डीएनए बॉल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप अटैच हो सकता है प्राइमर बन बन के। तो डीएनए पॉल की क्या जरूरत है, सारे प्राइमर एक एक साथ अटैच हो जाएंगे और उनको लाइगेज से जोड़ देंगे अपन। डीएनए पॉल 3 इज ऑल्सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो सारे डीएनए डीएनए पॉली आई मीन डीएनए डिपेंडेंट होते हैं अपनी बॉडी में खासकर, एंड इट डिपेंड्स कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है उसका, क्योंकि इस वर्ल्ड में सारे ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च हो ही नहीं सकती, पहली बात तो ये, और ना ही करेंगे कोई, ये ना ही करी गई है आज तक। तो जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जैसे इकोलाई हो गया, और मैमल्स के अंदर रैट हो गया, इन 2 4 5 10 जनों पे ही रिसर्च करी हुई है और उसी पे इतने सारी चीज़ें लिखी हुई है। यस अंजू, दे आर आरएनए मॉलिक्यूल्स, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही, आरएनए के शॉर्ट सीक्वेंसेस अपन कह रहे हैं। तो आरएनए के शॉर्ट सीक्वेंसेस का मतलब क्या हो गया कि 5-10 न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड हैं एक साथ में। तो वो 5-10 न्यूक्लियोटाइड अटैच कैसे होंगे एक के साथ एक, जब उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो सिंगल स्ट्रैंड में स्टेबल रह सकें, तभी वो 5-7 एक साथ बन सकते हैं। डीएनए में ऐसी पावर नहीं है कि वो सिंगल स्ट्रैंड भी है और स्टेबल भी है, आपकी बॉडी में आराम से मैकेनिज्म्स कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो जो आपका प्राइमेज है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबल मॉलिक्यूल है आरएनए का, और वो रेप्लिकेशन के टाइम आते ही अटैच हो जाता है एंड देन चला जाता है। यस, इन सब का ओरिजिन जो है वो, आप अगर बहुत पीछे जाओगे तो आपको ही पता है आरएनए सबसे पहले आया था। तो मोस्टली प्रोसेस जो है वो आरएनए पे डिपेंडेंट होते हैं। सेंट्रल डोगमा देख लो आप अपना, आप रेप्लिकेशन की स्टार्ट देख लो, आरएनए पे डिपेंडेंट होती है। आप वायरसेस को देख लो, बैक्टीरियाज को देख लो, मोस्टली में आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वायरसेस के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें बहुत पहले से हैं, अब इनको कोई ओवरटेक करने वाला नहीं आया है, या इनकी जगह लेने कोई और नहीं आया है, इसलिए ये अभी तक चल रहे हैं प्रोसेस। और अगर इनके ऑलरेडी प्रोसेस हो रहा है तो मैं उसकी जगह नया क्यों लाऊंगा, ठीक है चल रहा है तब तक चल रहा है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब नया बनेगा। तो ज़रूरत है नहीं कि डीएनए प्राइमर चाहिए, इसलिए आरएनए प्राइमर चलते जा रहे हैं। बाकी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप इन पे रिसर्च भी कर सकते हैं, प्राइमेस पे तो बहुत रिसर्च होती है काफ़ी हद तक, और प्राइमेज हो गया, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको लोग नहीं पढ़ते हैं उन पे रिसर्च कर लेते हैं लोग, और उनमें मज़ा भी आता है, आपको नई नई चीज़ें पता लगती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि 3-OH ग्रुप उसको चाहिए, तभी वो उस पर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नए न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर सकता है। और आरएनए प्राइमेज है जो आता है 5-7 स्ट्रैंड्स लेके, आई मीन न्यूक्लियोटाइड्स लेके, और उसको जगह देता है अटैच होने की। फिर ये क्वेश्चंस थे कुछ, ये आज नहीं करेंगे अपन, देख लेना आप, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ओके, तो ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन
का बेसिक, कल अपन एंजाइम्स कवर करेंगे और उसके साथ ही रेप्लिकेशन स्टार्ट भी करेंगे. थैंक यू वेरी मच. सी यू ऑल टुमारो. गुड नाइट, टेक केयर.